नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटीए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, इसकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, क्या गुण होते हैं और इसके क्या क्या यूजेज हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए बने हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और इसको जो है शेयर करें। तो पदार्थ की बात करें तो पदार्थ क्या होता है, आप जिस भी वस्तु को देखते हैं, जिस भी रूप में देखते हैं, उसी को हम पदार्थ बोलते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री की बनी होती है, जिस भी सामग्री की बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, पदार्थ बोलते हैं। जैसे हमारा शरीर है भाई, हड्डियां हैं जो है, इसके अंदर जो है मांस है, ब्लड है, ये सारी चीज़ें जो हैं पदार्थ के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो अब हम जो है पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा कि भी कोई चीज़ ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैसें हैं। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे। ठीक है, अवस्थाएं। तो जनरली हम बात करें तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। तो पहली जो अवस्था है वो क्या है, ठोस है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, सॉलिड। जिसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी जो अवस्था है वो है हमारी द्रव, जिसको हम लिक्विड बोलते हैं। और जो तीसरी पदार्थ की अवस्था है वो हमारी है गैस। ठीक है, ये जनरली हमारी 3 अवस्थाएं जो हैं मानी जाती हैं बेसिकली। ठीक है, ठोस, तो ठोस का आपने पता है एक निश्चित आकृति होती है। ठीक है, एक साइज होता है इसका। जो लिक्विड है आपको पता है, इसको जिस भी बर्तन में डालते हैं, जिस बर्तन में डालते हैं उसी का रूप ले लेता है, उसी का रूप ले लेता है। तो ये होता है हमारा जो है लिक्विड। गैसें होती हैं, इनका कोई आयतन नहीं होता है। जिस भी कंटेनर के अंदर, जिस भी बर्तन के अंदर डालते हैं, उसका पूरा का पूरा जो है आयतन, ये जो जगह जो है घेर लेती हैं गैसें। तो इस पदार्थ के बारे में सबसे ज़्यादा जो बताने वाला था वो व्यक्ति के बारे में भी जान लेते हैं एक बार। वो था हमारा एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता। किसको कहते हैं हम, एंटोनी लेवोजियर। इसने जो है भाई, जो है बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। लेकिन जो है आज हम जो है एक रसायन विज्ञान का ही विषय पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता जिसको हम कहते हैं वो है एंटोनी लेवोजियर। तो पदार्थ की अवस्थाएं चल रही थी हमारी। तो 3 अवस्थाएं बताई, ठोस, द्रव और गैस। 2 अवस्थाएं और हैं इसकी, 2 अवस्थाएं और हैं। 4th जो अवस्था है वो है प्लाज्मा। क्या है भाई, प्लाज्मा। जब भी हम
प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? गैस को आयनों के रूप में तोड़ना। जो हमारी गैस बनती है, द्रव से हम जब तापमान बढ़ाते हैं तो वो गैस बदलती है और अत्यधिक तापमान होने पे ये क्या हो जाता है? प्लाज्मा में, आयनों में, आवेशों में बदल जाती है गैस। ठीक है, तो जैसे कि हम सूर्य और तारों का एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्य और तारे, ठीक है, वहाँ पे भी हमने पता है कि वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा तापमान है, तो वहाँ की जो आसपास की जो गैसें होती हैं वो क्या है? आयनों में टूट जाती हैं, जिसके कारण जो है सूरज और तारों की जो चमक होती है वो भी इस प्लाज्मा के कारण ही होती है। किसके कारण होती है भाई? प्लाज्मा के कारण ही सूर्य की चमक होती है। दैनिक जीवन में बात करें तो जैसे कि हम फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात करें, फ्लोरेसेंट ट्यूब की बात करें, नियॉन ट्यूब की बात करें, तो इनमें भी जो है गैसें भरी होती हैं, उत्कृष्ट गैसें भी होती हैं। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात करूं तो इसके अंदर जो है मरकरी वेपर भरा होता है, मरकरी Hg हाइड्रोरेजियम वेपर ये भरा होता है। जैसे ही हम विद्युत इसमें लगाते हैं, बिजली लगाते हैं, तो ये जो गैसें बनी होती हैं ये आयनाइज हो जाती हैं। उस आयन के कारण इस पे फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो है फॉस्फर जो है धातु होती है उसकी कोटिंग होती है, जिसके कारण ये चमकने लगती है। तो यहाँ पे भी हमने बताया था कि सूर्य और तारों की जो है तारे होते हैं उनकी चमक का कारण भी क्या होता है? ये प्लाज्मा ही होता है। तो यहाँ पे भी फ्लोरोसेंट ट्यूब है, नियॉन ट्यूब है, यहाँ पे भी ये प्लाज्मा के कारण ही जो है चमकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी वेपर होता है, ये क्या होता है भाई? बहुत ही जहरीला होता है। तो ये जो CFL जो ट्यूब होती थी, ये इनको डिस्पोज ऑफ करना, मान लीजिए खराब होने के बाद जो इनका निदान करना वो काफ़ी मुश्किल है। इस कारण इनकी जगह जो है LED लाइट आ गई है आजकल। ठीक है, LED लाइट। और इससे फ्लोरोसेंट ट्यूब से पहले बात करें तो हमारे पास इनकैंडेसेंट लैंप होता था। क्या? इनकैंडेसेंट लैंप। आपने जो है हमारे घरों में देखा होगा पीले कलर के जो लैंप होते, बल्ब होते थे, उनको हम इनकैंडेसेंट लैंप बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ इस तरह का होता है, और जो लास्ट में इसका जो एंड पॉइंट होता है ये ब्लैक कलर का बना होता है भाई। ये ब्लैक कलर का बना होता है। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रोड बने होते हैं, यहाँ पे ये जो है ग्लास लगा होता है, यहाँ पे इसके जो है इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे बीच में इसकी जो है एक टंगस्टन की धातु का तंतु लगा होता है। टंगस्टन की धातु का तंतु लगा होता है, और ये जो है इस कांच के अंदर इनकी एक स्पॉट बनी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे स्पॉट के लिए दिया जाता है। तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन जिसका हमने पता है ये कठोरतम धातुओं में गिनती होती है इसकी, जिसका जो है गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट होता है। 3500 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट होता है। यहाँ पे जो गैसें भरी होती हैं या तो वो नाइट्रोजन होती है या फिर आर्गन। ये दोनों ही गैसें क्या होती हैं? हमारी उत्कृष्ट गैसें होती हैं। उत्कृष्ट गैसें होती हैं, नोबल गैसें होती हैं ये उत्कृष्ट। तो ये हमारी नोबल गैसें होती हैं, तो ये रिएक्शन नहीं करती और यहाँ पे ऑक्साइड नहीं बढ़ने देती। इनका जो है अपचयन नहीं होता, ऑक्सीजन जो गैस इनके टच में नहीं आती है। तो इस कारण जो है हम इसको यहाँ पे नाइट्रोजन और आर्गन गैस को लेते हैं। तो नोबल गैस ली जा सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इनकैंडेसेंट लैंप हुआ। ठीक है, तो हम हमारे मेन मुख्य विषय पे चलते हैं। तो यहाँ प्लाज्मा की बात करी, ये प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब जो है पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, ये अवस्था जो है 1924 में जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, हमारे भारत के विद्वान थे, जो फिजिक्स थे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने उस समय अनुमान लगाया था कि पदार्थ की पांचवी अवस्था भी संभव है। और वो कौन सी थी? इन्हीं के नाम पे क्या? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। ये पांचवी अवस्था है भाई पदार्थ की, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट।
तो इसके बारे में सबसे पहले बोस, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही बताया कि ये अवस्था भी संभव है। लेकिन 1995 के अंदर अमेरिका के विद्वान थे क्या, कार्ल वेमैन और एरिक कार्ल वेमैन और एरिक कॉर्नेल इन दो विद्वानों ने 1995 के अंदर, कार्ल वेमैन और एरिक कॉर्नेल ने जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में जो है सबूत दिए। इन्होंने इसकी जो है जानकारी ले ली थी और सबूत दिया कि भाई पांचवी अवस्था ये होती है। ठीक है, ये अवस्था प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई सामान्य जो वायु होती है हमारी, उसके 1,00,000वें भाग के बराबर एक कोई भी दूसरी गैस ली और उसको बहुत ही ज़्यादा ठंडे तापमान पे लेके गए। आप कहें तो परम ताप, एब्सोल्यूट जीरो जिसको बोलते हैं, इसको जो है परम ताप पे लेके गए। परम ताप तो परम ताप की वैल्यू मैंने जो है बताई रखी है। तापमान के जो चैप्टर करवाए थे वहाँ पे लगभग जो है 315, ठीक है, ये सॉरी 273.15 डिग्री, ठीक है, माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस। ये जो है परम ताप है। इतने तापमान पे हम वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग के बराबर कोई गैस लेते हैं, उसको बहुत ही जो है कम तापमान पे, परम तापमान पे लगभग हम ठंडा करते हैं। ऐसा करने से जो अवस्था मिलती है उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। इसी के लिए इनको जो है 2001 के अंदर जो है भाई नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि भाई पांचवी अवस्था थी, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो इसके लिए इनको 2001 में नोबेल प्राइज दिया गया, जो कि भाई नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में दिया गया था इनको। ये जो है हमारा स्वीडन के अंदर दिया जाता है। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए है, स्वीडन के अंदर दिया जाता है। और केवल शांति का नोबेल जो पुरस्कार दिया जाता है, शांति का नोबेल, ये दिया जाता है हमारा नॉर्वे के अंदर। नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल नॉलेज भी होगी साथ के साथ में। ठीक है, तो हमने जो है पदार्थ की 5 अवस्थाएं देखी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर उसके बाद में प्लाज्मा देखा और उसके बाद में हमने फिर इसका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट देखी। उसके बाद में हम इनको देख लेते हैं कि ये अवस्थाएं भाई कैसे गर्मी और सर्दी के प्रभाव से एक दूसरे में कैसे बदल जाती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम, जैसे अरस्तु कहता था कि भाई जो हल्की चीज़ होती हैं वो आसमान में रहती हैं और जो भारी चीज़ होती हैं वो नीचे रहती हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है सॉलिड अवस्था को ले लेता हूँ, सॉलिड। ठीक है, तो अगर मैं सॉलिड, ठोस जो है इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ठोस। उसके बाद में मैं ले लेता हूँ भाई, अगर इसको हम सॉलिड को जो है ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देने से ये किस में चेंज हो जाएगी भाई, द्रव के अंदर बदल जाएगी। किसके अंदर बदल जाएगी ये, द्रव के अंदर बदल जाएगी। अगर हम आगे द्रव को भी ज़्यादा ऊष्मा देते हैं, द्रव को भी ऊष्मा देते हैं, तो ये हमारा जो है गैसों के अंदर बदल जाता है। किसके अंदर, गैस के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में हमने देखना है। तो ये विजिबल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ भाई, अब मेरे ख्याल से विजिबल होगा। ठीक है, ये गैसें, ठीक।
तो हमने देखा यहाँ से ठोस से हमने इसको जो है तापमान दिया और ये द्रव में बदल गई, यहाँ से हमने फिर ऊष्मा दी इनको, फिर ये गैसों में बदल गई। ठीक है, तो ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? द्रवीकरण। क्या कहते हैं? द्रवीकरण कहते हैं। द्रवीकरण कहते हैं। अब द्रव से गैस में बदलने की क्रिया, गैस में बदल गई, वाष्प में बदला है, तो इसको हम बोलेंगे वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे। ठीक है भाई। अब जैसे हम हमारा खाना बनाते हैं तो उसके ऊपर हम ढक्कन रखते हैं, तो ढक्कन जब उठाते हैं तो देखते हैं उसके पीछे जो है पानी की बूंदें लगती हैं, वो एक्चुअली में वाष्प से बनी होती हैं। तो अगेन हमने देखा गैस से जब हम दोबारा द्रव पे आए तो गैस से द्रव पे आने को हम क्या बोलते हैं भाई? संघनन बोलते हैं। संघनन। ठीक है। और जब द्रव से दोबारा हम ठोस में बदलते हैं किसी पदार्थ को तो उसको बोलते हैं हिमीकरण। हिमीकरण। ठीक है, तो ये हमने देख लिया हिमीकरण। इसको बोलते हैं, जैसे कि ठोस में जब बदलते हैं तो ये क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं, तो इसको कई बार जो है इंग्लिश भाषा के अंदर हम क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल बन गए तो क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये संघनन है जो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, वेपराइजेशन, और द्रवीकरण को हम लिक्विफिकेशन बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसा हो कि सॉलिड से कोई चीज़ द्रव में बदले और फिर उसके बाद में गैस में बदले। ठीक है, हम क्या करते हैं, कई बार जो है चीज़ें सीधे ही ठोस से गैसों में भी बदल जाती हैं, सीधे ही ठोस से गैस में बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बोलते हैं। अब जैसे ही हम सीधे ठोस से गैस में गए, ऐसे ही सीधे गैस से ही हम किस में आ सकते हैं भाई? हम सीधे ठोस में आ सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कई बार डी सब्लिमेशन भी बोल देते हैं, डी सब्लिमेशन। और इसको हम बोलते हैं साइंस की भाषा में निक्षेपण। निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण। जब हम सीधे ही गैस से किसी वस्तु को, उसकी अवस्था को हम ठोस में बदल देते हैं तो उसको हम डी सब्लिमेशन बोलते हैं, या डिपोजिशन बोलते हैं, या फिर निक्षेपण बोलते हैं। तो हम आज जो हैं इनके बारे में ये भी देख लेते हैं कि दैनिक जीवन में इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो देखा होगा ठोस से सीधा गैस में बदलने का, कपूर। कपूर की गोलियाँ देखी होंगी आपने, सफ़ेद सफ़ेद होती हैं, कपूर। ठीक है, कैम्फर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जिसका फार्मूला होता है C10H16O। ये भाई इसका कपूर का जो है पौधा भी होता है, जो हमारा तारपीन का ऑयल है उससे भी हम प्राप्त करते हैं, जिसको हम कपूर को हम जैसे दवाइयाँ बनाने में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि विक्स वेपर वगैरह बनाई जाती हैं, उसमें जो है कैम्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई कपूर क्या है? सीधे ही ऊर्ध्वपातन का, सब्लिमेशन का एक उदाहरण है। और भी इसके जो है उदाहरण हैं वो भी देख लेते हैं। क्या? ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। तो मैं आयोडीन की बात करूं, आयोडीन भी इसका एक एग्जाम्पल है। आयोडीन जो कि क्या है भाई? एक अधातु है। ये सारे जो हैं ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। आयोडीन होगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। और इसका जो है कॉमन नाम जो है, साधारण जो नाम है, नौसादर। क्या है? नौसादर। इसका जो साधारण नाम जो है नौसादर है, जिसको हम बैटरी वगैरह में प्रयोग करते हैं।
बैटरी में प्रयोग करते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और क्या है, एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, ये सारे के सारे जो हैं ऊर्ध्वपातन के, सब्लिमेशन के उदाहरण हैं। आपसे ये जो है क्वेश्चनों जो आपकी परीक्षा होती हैं, कंपटीशन होते हैं, उनमें ये पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, तो ये हमने देखे ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल। अब हम जो है निक्षेपण के भी उदाहरण देख लेते हैं। किसके भी? निक्षेपण के। जिससे क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो है सीधे ही गैस से ठोस में बदल जाता है। किससे? गैस से कहाँ चला जाता है भाई? सीधा के सीधा जो है ठोस में बदल जाता है, जिसको हम निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। तो आपने देखा होगा भी, जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है। तो जो वहाँ पे एक सूट नाम का आपने जो है कुछ पदार्थ देखा होगा, जिसको हम काजल बोलते हैं, काला काले कलर का होता है। ये क्या होता है, सीधे ही जो है गैस रूप से सीधा ही ठोस में बदल जाता है। तो ये निक्षेपण के कुछ उदाहरण हैं। तो हमने जो है जो सबसे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ा, उसकी अवस्थाएं देखी, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। फिर हमने जो है एक रूप से दूसरे रूप में इनको कैसे बदला जा सकता है, ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो अब मैं कहूँ तो इनके जो रूप को बदलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दो तरह से बदलते हैं। एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। इनकी भी हम बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। क्या है? भौतिक बदलाव। भौतिक बदलाव, भौतिक बदलाव, इसको एक ट्रिक से सीखते हैं। मान लो कि हमारे से कोई गलती होगी और उसको हमने सुधार लिया, तो वो क्या होता है भाई? हमारा भौतिक बदलाव होता है। कोई गलती हुई और उसको हमने सुधार लिया, वो भौतिक बदलाव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि जिसको दोबारा से प्राप्त किया जा सके, रिवर्सिबल। तो क्या हैं ये चीज़ें जिनको दोबारा से, जैसे कि कांच टूट गया, कांच का टूटना, कांच हो गया, या प्लास्टिक, प्लास्टिक है, उसको भी हम दोबारा से कांच या प्लास्टिक में बदल सकते हैं। उसके बाद जितने भी हमने यहाँ पे जो पदार्थ की अवस्थाएं देखी हमने, वो सारी की सारी क्या हैं भाई? ये सारे जो हैं संघनन हैं, हिमीकरण हैं, जो हम चेंज कर रहे हैं, आसवन हो गया, ये सारी की सारी क्या है? हमारी भौतिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। किसके हैं भाई? ये भौतिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। तो उसके बाद हम केमिकल चेंज की बात करें, रासायनिक बदलाव। रासायनिक बदलाव, तो आपने दैनिक जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं जो एक बार बदल जाती हैं तो पुनः अपनी अवस्था को नहीं बदल पाती हैं। उनको ये इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। क्या होते हैं? इरिवर्सिबल, जिनको हम बदल नहीं सकते। इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय। ठीक है, तो ये होते हैं रासायनिक ज्ञान। मतलब गलती होगी तो उसको हम सुधार नहीं सकते हैं। जैसे कि हम कहें दूध का फटना, क्या हो गया? दूध का फटना, स्प्लिटिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, और दूध का जमना मतलब दूध का दही बनना। एक बार दही बन गई तो वापस दूध नहीं प्राप्त कर सकते। ये हमारे रासायनिक बदलाव हैं भाई, ये हमारे केमिकल चेंज हैं, इरिवर्सिबल अपरिवर्तनीय बदलाव हैं। ठीक है, तो ये पेपर में पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि ये रासायनिक बदलाव है या भौतिक बदलाव है, या 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से बताना होगा कि रासायनिक बदलाव क्या है या भौतिक बदलाव के उदाहरण बताइए। ठीक है, तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि रक्त का थक्का जमना,
क्या है, रक्त का थक्का बनना। चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद ब्लड बाहर आता है, तो वो ब्लड जब जमता है तो उसको थक्का बोलते हैं। तो रक्त का थक्का बनना भी क्या है भाई, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रासायनिक बदलाव है। ठीक है, सेब काट दी हमने, उसका रंग जो है भूरे कलर का हो गया, ब्राउन कलर की होगी सेब काटना, भूरे कलर का होना, भूरा होना, ये भी क्या रासायनिक बदलाव है। जो सेब के अंदर आयरन की काफ़ी अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण वो, अब मेटल का क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या ऑक्साइड बनाती हैं, तो ये ऑक्सीडेशन के कारण ऐसा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है धातु पे जंग लगना, ये भी जो है क्या है, धातु का जंग लगना। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे केमिकल चेंज हैं जिनको हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये आज के जो लेक्चर में हमने जो है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देखा। ठीक है, अब ये ऐसा बदलाव जो होते हैं ऐसे क्यों होते हैं, कौन सा बल लगता है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ठोस की बात करें हम, ठोस की बात करें तो ठोस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ के मॉलिक्यूल जो हैं पास पास रहते हैं, तो इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी इसी वजह से लगती है। ठीक है, उसके बाद जो है द्रव हैं, द्रव में यही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनमें दूरियां बढ़ जाती हैं, तो इसको जो है तोड़ना या इसको बदलना जो है आसान रहता है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो गैस जो है ये भी देख लेते हैं, गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल बिल्कुल दूर दूर होते हैं भैया, तो इनको जो है इनकी अवस्था को बदलने के लिए बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये आज हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देख लिया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।